नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। एमएसएमई को 20,000 करोड़ लोन के प्रस्ताव को मंजूरी। नौकरी के बढ़ेंगे अवसर। किसानों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद। मक्का में 53% की बढ़ोतरी। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के विस्तार पर संशय बरकरार। अभी तक नामों पर पार्टी हाईकमान से नहीं मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत सरकार की गाइडलाइन को पूरा पालन करना जाएगा। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया दावा। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने कोरोना को हराया। कहा, हमें कोरोना से और सावधान रहने की जरूरत। बालाघाट में प्रेमी की बेवफाई ने ली प्रेमिका की जान। युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। लाइव वीडियो भी बनाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना कहर के बीच अनलॉक 1 का पहले दिन मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की ओर से कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सरकार के दूसरे कार्यकाल की यह पहली बैठक है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक में किसानों, एमएसएमई को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। सरकार का एक्शन प्लान। किसान एमएसएमई पर बड़े ऐलान। आत्मनिर्भर पैकेज को मंजूरी। कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले। कोरोना कहर के बीच अनलॉक 1 का पहला दिन है। पहले दिन मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की ओर से कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये पहली बैठक है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक में किसानों की एमएसएमई को लेकर कई फैसले लिए गए। जावड़ेकर ने कहा, मजबूत और महत्वपूर्ण भारत के निर्माण में एमएसएमई की बड़ी भूमिका है। कोविड को देखते हुए इस सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। बैठक में जावड़ेकर ने कहा कि एमएसएमई की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है। भारत सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया है। हमने एक 10,000 करोड़ का शुरुआती योगदान दिया है और इस फंड को बाकी के फंड ऐड करके ये 50,000 करोड़ का फंड बनेगा। और जो एमएसएमई एक्सपोर्ट करती है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है। आपको याद होगा कि बीच में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में मैंने 20 एमएसएमई को कैपिटल मार्केट के लिए उसका लॉन्चिंग किया था। तो अब कुछ एमएसएमई हजार करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, उन्हें बैंक के ऊपर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम उनको पहले ही उनके फंड के लिए हम उसमें हमारी इक्विटी खरीदी करेंगे। वो मैक्सिमम 15% है, जो भी है उसकी फंड उसमें हम खरीद सकते हैं। और ये इक्विटी के कारण उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। और फिर वो जब स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो उनका जो 10 रुपए का शेयर है उसमें हमने खरीद लिया, तो उस ताकत में देगी उसको। और उसके बाद में उसका शेयर कभी 25 का होगा, कभी 30 का होगा, कभी 40 का होगा। और शेयर मार्केट आपको पता है। तो जैसे वो शेयर अगर 30-40 का होगा तो हम अपने शेयर बेच देंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे और दूसरे को पैसे देंगे। एमएसएमई के कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए की गई है। आज की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उससे रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान है। मक्का के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी की गई है। तुअर और मूंग में 58% की बढ़ोतरी की गई है। तोमर ने कहा कि 14 फसल ऐसी हैं जिसमें किसानों को 50 से 83% तक का ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। पिछले दिनों जब फरवरी में इस अभियान की घोषणा की थी तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय 15 दिन काम चला था। उसमें लगभग 75 लाख किसानों ने अपना एप्लीकेशन जमा किया था और उसमें लगभग
41 लाख किसानों की स्वीकृतियां भी बैंक ने कर दी थी और 22 लाख किसानों को ये पैसा दे भी दिया था। लेकिन उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया तो बीच में गतिविधि थम गई है। लेकिन अभी पैकेज में भी इसकी घोषणा की गई है। हम अभियान चला के कोशिश करेंगे कि जल्द ही ये 2.5-3 करोड़ जो किसान बचे हुए हैं इनको केसीसी के कवर के अंतर्गत लाया जाए। कुछ केसीसी के माध्यम से लेते हैं, कुछ सीधा भी बैंकों से अन्य स्कीम के माध्यम से और अपने प्रयोजनार्थक लेते हैं। तो ऐसा लगभग 9 करोड़ किसानों के पास 8 लाख करोड़ रुपया अभी बैंक के द्वारा दिया गया है और इस स्थिति को और आगे आने वाले कल में सरकार बढ़ाने वाली है। बहरहाल संकट में चल रही जनता और किसानों के लिए सरकार लगातार मदद करने में जुटी हुई है। लॉकडाउन 5.0 के राहत पैकेज के ऐलान से लोगों को राहत मिलेगी। किसानों को भी कैबिनेट बैठक में राहत दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता तक ये राहत पैकेज कितना पहुंचता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। केंद्र की मोदी सरकार ने अनलॉक पार्ट 1 की घोषणा की है। इसी के तहत मध्य प्रदेश में भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें कई चीजों में लोगों को रियायतें दी गई हैं, जबकि कई चीजों पर पाबंदी लगाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी है और प्रदेश को आगे ले जाना है। चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी है और इसलिए जिलों में अधिक प्रभावित जो मोहल्ले, कॉलोनी या कोई गांव होगा तो गांव का भी मोहल्ला ये कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून 2020 तक लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा। लॉकडाउन की तारीख बढ़ाकर हम 30 जून कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, लेकिन कंटेनमेंट एरिया बंद रहेगा। भावी अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा पूरा प्रदेश सामान्य रहेगा, लेकिन रात में पूरे मध्य प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर दिनांक 8 जून 2020 से निम्नलिखित गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हमारे धार्मिक स्थल, किसी भी उपासना पद्धति के हों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, अलग अलग उपासना स्थल, पूजा स्थल खोले जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट, अन्य आतिथ्य सेवाएं ये भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खोल दिए जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन 4 खत्म हो गया है। देश को अब अनलॉक किया जा रहा है। 1 जून को देश में काफ़ी चीज़ें समान होती नज़र आ रही हैं, लेकिन इस दौरान ज़्यादातर जगहों पर लोगों ने सावधानी का ख्याल रखा है। मास्क पहनने के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखा। एक रिपोर्ट देखिए। काम पर लौटता देश। राज्यों में मूवमेंट शुरू, लौटी रौनक। आस्था की डुबकी। चली 200 और ट्रेनें। महाराष्ट्र में भी मिली कुछ छूट। कोरोना महामारी के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए देश 68 दिनों तक लॉकडाउन में रहा। 4 चरणों में लॉकडाउन के बाद अब 1 जून से अनलॉक की शुरुआत हो गई है। 2 महीने से एक जगह पर फंसे लोग अब एक से दूसरे राज्य जा सकते हैं। इसके लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं है, लेकिन हर राज्य सरकार को संक्रमण के खतरे को देखते हुए अपने प्रदेश में फैसले लेने का अधिकार है। आइए आपको बताते हैं अनलॉक 1 में हर राज्यों के नियम। यूपी में क्या खुलेगा और क्या नहीं। पूरे प्रदेश में रोडवेज बसें चलेंगी। बसों में हर सीट पर यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं। 100% हाजिरी के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन 3 अलग अलग शिफ्ट में बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मॉल, रेस्टोरेंट, सैलून, सिनेमा हॉल, मंदिर 8 जून से खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर अभी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा? 3 जून से सभी सरकारी दफ्तर 15% स्टाफ के साथ खुलेंगे। इस दिन से इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेस्ट कंट्रोल को इजाजत। इसी दिन साइकिलिंग और वॉकिंग की इजाजत। 5 जून से दुकानें ऑड इवन के तहत खुलेंगी। 5 जून से ही ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू होगी। ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को इजाजत। स्कूटर, बाइक पर 2 लोगों को इजाजत। प्राइवेट ऑफिस 8 जून से खुलेंगे। 10% कर्मचारियों को अनुमति। सिर्फ 3 जिलों में आधी सवारी के साथ बस चलाने की अनुमति। सिनेमा घर, जिम, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल, होटल को अनुमति नहीं। मध्य प्रदेश में कब क्या खुलेगा? 7 जून के बाद 50% क्षमता के साथ बसें चलेंगी। 1/4 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। भोपाल, उज्जैन और इंदौर में सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को इजाजत। 8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल फिलहाल बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन का इस्तेमाल करते समय फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। नियमों से छूट के बाद भी सभी लोगों को सावधानी बरतनी अनिवार्य है, क्योंकि ये छूट आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए है। जान को बचाने के साथ जहान को भी चलाने के लिए अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी देश में महामारी आई थी, लेकिन यह पहली वैश्विक महामारी है जिसमें प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश की समूची जनता कोरोना का मुकाबला करने के लिए खुद तैयार है। लॉकडाउन फेज 1 को लेकर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमें और सावधान होकर काम करने की जरूरत है। प्रारंभ हुआ आज से। अब परेशानियां क्या क्या हैं और सावधानियां क्या क्या हैं, ये दोनों जनता के सामने अभी तक आ चुकी हैं। लॉकडाउन 4 तक हमें सावधानियों के साथ परेशानियों से बचना है। ये प्राथमिकता आज से प्रारंभ हो जाती है। विश्व के अंदर मोदी जी ने जो संदेश दिया, जनता कर्फ्यू के माध्यम से और लॉकडाउन के माध्यम से,
देखिए मित्रों, महामारियां तो पहले भी कई बार आई हैं और सरकारों ने फेस किया है, लेकिन पहली महामारी है जहां एक व्यक्ति के आह्वान पर सरकार और जनता दोनों ने फेस किया है। एक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज लॉकडाउन 5 का पहला दिन है और ऐसे में विदिशा जिले के तमाम शहरों में चहल पहल देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी आवागमन के सभी संसाधन बंद हैं, लेकिन शहरों के बाजारों में अब चहल पहल देखने को मिल रही है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए बाजारों में कुछ छूट दी है, जिसमें सभी व्यवसाय खुल गए हैं। इस दौरान के न्यूज संवाददाता ने विदिशा जिले के कई इलाकों का जायजा लिया। बाजार पूरे तरीके से खुले हुए हैं। हालांकि आवागमन के साधन यहाँ बंद हैं। विदिशा जिले के तमाम शहर जो है प्रशासन ने खोल दिए हैं। लोगों को बाजार खोलने को लेकर बड़े राहत मिली है लोगों को, ताकि कई दिनों से लोग अपने घरों में कैद थे। इसके बावजूद आज बड़ी राहत लोगों को मिली है और लोगों की चहल पहल भी यहाँ बाजारों में देखने को मिली है। सभी प्रकार के व्यवसाय, दुकानें आदि जो है खोल दी गई हैं प्रशासन की तरफ से, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इससे पहले विदिशा जिले में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जो पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं, लेकिन पुनः फिर लगभग 1 दर्जन के लगभग करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज विदिशा जिले के तमाम शहरों से सामने आए हैं, जिसको लेकर प्रशासन लगातार ऐसे वायरस को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहा है। प्रशासन के आला अधिकारी ऐसे एरिया को जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उन एरियाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार भी लगातार किया जा रहा है, जिससे कई लोगों के ठीक होने की तरह से खबरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। बालाघाट शहर के भटेरा निवासी एक युवती ने अपनी प्रेमी की बेवफाई से दुखी होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती ने संवेदनशील क्षण का वीडियो भी बनाया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मर्ग जांच के दौरान यह भी तथ्य आए थे कि मोबाइल पर उसने पहले डेमो किया कि कैसे फांसी लगाना है, और उसके बाद उसने उसी तरह का फिर से वीडियो बनाने के लिए उस स्पॉट पर उसने मोबाइल पर रख दिया और फांसी लगाई। जब उसने तो उसका वीडियो तैयार हो गया, लाइव वीडियो तैयार हो गया कि कैसे फांसी लगाई जाती है। तो जांच के दौरान वीडियो जब्त की गई। ग्यारसपुर की जिला सहकारी बैंक में शनिवार को पैसे निकालने आए मनोरा के भाजपा कार्यकर्ता किसान राजेश साहू को आरक्षक दीपक बघेल ने थप्पड़ मार दिया, जिससे नाराज होकर भाजपा मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने टीआई को आरक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं थाना प्रभारी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। विदिशा के लटेरी के वार्ड नंबर 2 के चैनपुरा में करीब 15 दिन से पानी की मोटर जली पड़ी है, जिसके कारण वार्ड के लोगों को पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ 2 नल लगे हुए हैं, जहां से पानी भरकर लोग अपनी प्यास बुझाते हैं और जहां पर पानी भरने के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। मामले को लेकर 2 बार नगर पालिका अधिकारी को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक मोटर सही नहीं हुई है, जिसके कारण लोगों को पूरे दिन धूप में नलों के पास पानी के लिए बैठना पड़ता है। मोटर जो कि जल गई थी वो बनने के लिए भेजी गई है, आज संभवतः मोटर डल जाएगी।
इसके बीच में जो 2-4-6 दिन का गैप हुआ है उसके लिए हमने टैंकर की व्यवस्था भी कर दिया है। पानी बराबर निरंतर रूप से मिल रहा है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डबरा कृषि उपज मंडी में हर रोज हजारों की संख्या में अन्य जिलों से भी किसान अपना अनाज बेचने के लिए आते हैं, पर उसे अपना अनाज का सही भाव नहीं मिल पाता, क्योंकि डबरा कृषि उपज मंडी में आढ़तियों के भरोसे ही पूरी मंडी टिकी है। ना तो इनके पास कोई लाइसेंस होता है और ना ही कोई परमिशन। किसान से आढ़तियाँ फसल बिचवाने का 3% रुपए की दर से किसान से वसूला जाता है। मंडी प्रशासन के नाक के नीचे यह सब होता रहता है। पूरा मंडी प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहता है, जिससे सरकार को करोड़ों का टैक्स का चूना लगाया जाता है। ये हमने कई बार इसके बारे में पहले भी कार्रवाई की है, कुछ लोगों को FIR के लिए भी दिया था। ये लोग, इनका ये तर्क रहता है कि जो पर्ची हम केवल अपनी जो बोली लगाते हैं उस बात की हम पर्ची उनको देते हैं, वो कोई उसका कोई रेट फिक्स नहीं होता है, केवल वो हमारा एक प्रस्ताव है। उस रूप में ये अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये टेंडेंसी मैंने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी है। और ये काढ़त सिस्टम के नाम पे ये लोग काफ़ी दलाल टाइप के लोग सक्रिय हो जाते हैं कभी कभी मंडी में। तो आपने इस बात का जो संज्ञान लिया है, जो आपने अभी एक वीडियो दिखाई है, मैं इस पर संज्ञान लूँगा। तत्काल ही मैंने मंडी सचिव को, तोमर को तत्काल ही निर्देशित कर दिया है। उसमें जो भी अगर उसको उसकी हम पहचान करेंगे, किसके लिए काम कर रहा था, कौन कर रहा था, उसके खिलाफ FIR की कार्रवाई करेंगे। नीमच की पुलिस है, कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, नीमच की पुलिस नाबालिग को बालिग और बालिग को नाबालिग भी बना सकती है। शहर में एक ऐसा ही कारनामा पुलिस का सामने आया है, जिसमें नाबालिग को पुलिस ने बालिग बनाकर चोरी के आरोप में जेल भेज दिया। पुलिस ने रिकॉर्ड में लड़के की उम्र 18 साल दिखाई है, जबकि उसके सारे रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज के अनुसार उसकी उम्र 17 साल है। पिता ने बताया कि मैंने पुलिस को कई बार गुहार लगाई और ऐसा काम नहीं करता है, उसे फंसाया जा रहा है। हमारे देश में कानून इसलिए बनाया गया यह नाबालिगों के लिए कि नाबालिग जो बालक हैं उनके ऊपर जो है विपरीत असर नहीं पड़े, इसलिए उनके लिए अलग से बाल संप्रेषण गृह बनाए हैं। ऐसा ही एक मामला जो है बघाना थाने का सामने आया है, जहां पर जो है बघाना थानाधिकारी की जो गंभीर लापरवाही है, और गंभीर लापरवाही से ज्यादा भी जानबूझकर की गई एक गलती है कि एक नाबालिग व्यक्ति को, एक नाबालिग बच्चे को इन्होंने जो है बालिग बताकर जो है उसे जेल भेज दिया। तो ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था, चोरी का अपराध था। चोरी के अपराध में उनको जो है यदि कार्रवाई करते, उसकी जानकारी लेते, बच्चे की स्कूल से मार्कशीट देखते, तो उससे यह पता चलता कि नाबालिग है वो बच्चा। परंतु उसको जो है इन्होंने बालिग बनाकर जो है जिस प्रकार से जेल में भेजा है, तो इनके विरुद्ध जो है विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए। और पूर्व में भी इनका रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने किस किस प्रकार से किस किस बच्चे को जो है बालिग बनाकर वहां भेजा है। तो ये कार्रवाई जो है इनके द्वारा की गई है सरासर गलत है, और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कनावटी जेल में है, और जब भी मैं पुलिस प्रशासन के पास जाता हूँ मेरी मदद के लिए, तो वो लोग मुझे भगा देते हैं, कहते हैं कि जाओ पर बाद में निपट लेंगे करके।
साहब मेरे बच्चे छुड़ाना चाहता हूँ मैं, और मेरे बच्चे को घर लाना चाहता हूँ। और जो कि मेरे बगाने थाने वालों ने चोरी का केस डाला, मेरा बच्चा निर्दोष है, और जो उसके साथ वाले हैं साहब उसको पकड़ा जाए। और मेरे बच्चे को ने तो चोरी करी नहीं है, झूठा केस में उसको अंदर बंद कर रखा अभी तक, और नाबालिग है वो, 4 महीने से अंदर है। इस बात के लिए मैं खाली बगाने थाने गया था, जबकि मेरे को कोई मिलता ही नहीं है, और जो भी वहाँ बैठता हूँ घंटों वापिस आ जाता हूँ, वो अब मिलता ही नहीं है कोई मुझे। जब भी मैं जाता हूँ जिन अफसर ने केस बनाया वो मुझे मिले ही नहीं है दोबारा। मेरे बच्चों को छोड़ दिया जाए, जबकि वो नाबालिग 4 महीने से जेल के अंदर है। वो सीधी जिले के बहरी थाना के तहत बारी गांव में दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। हालांकि गंभीर हालत में परिजन घायल व्यक्ति को लेकर आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के 6-7 दबंगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से युवक की पिटाई कर दी। पुलिस गर्म कायम कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। आज ये मृतक नरेंद्र द्विवेदी पिता चंद्रका द्विवेदी है। 29 वर्ष सागिन बारी का है। पुरानी रंजिश पर आज विवाह को मारपीट किए हैं। फिर ये गाड़ी से लाद अस्पताल ले गए थे, रास्ते में ख़त्म हो गया था। यहाँ अस्पताल में अपराध क्रमांक 054/20 धारा 302-34 IPC कायम है एवं मर्द क्रमांक 53/20 कायम है, और डायरी प्राप्त होने पर थाना में अग्रिम। रीवा में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का क्षेत्र के दबंग मकान का निर्माण करा रहे हैं। न्यायालय से स्टे के बावजूद भी सरहगी पूर्व मकान निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य को रोक लगाने के लिए नायब तहसीलदार सलकिल पटखरी को आवेदन देने के बाद 19 मार्च को कार्य बंद कर दिया गया था, लेकिन क्षेत्रीय दबंग सारे नियमों को ताक पर रख कर अब तेजी से निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत मऊगंज SDM से की गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शिकायत करने के बाद भी दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।